Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप इस समय देख रहे हैं आर पार। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कांग्रेस को बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा है और हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव पर मात खाने के बाद कल फिर संसद में सरकार और विपक्ष का टकराव तय है। आमने सामने होंगे दोनों, क्योंकि राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए मुकाबला हरिवंश बनाम हरिप्रसाद हो गया है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा इल्जाम लगा दिया है। अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आम सहमति की राजनीति को पूरी तरह से इस मुल्क में खत्म कर दिया है, इसलिए बार बार सरकार और विपक्ष का टकराव हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अमित शाह के आरोप में दम है, क्योंकि देश के इतिहास में 14 बार आम सहमति से डिप्टी स्पीकर चुना गया है और पिछले 66 सालों में 58 साल तक कांग्रेस के पास डिप्टी स्पीकर का पद रहा है। यह हार्ड फैक्ट है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल की कांग्रेस को क्या टकराव पसंद है? आज की बहस इसी पर। राहुल जी के आने के बाद आम सहमति नाम का शब्द ही समाप्त हो गया। संसद में सियासी कुश्ती का एक और मंच तैयार है, क्योंकि राज्यसभा उपसभापति चुनाव में एनडीए कांग्रेस में कल सीधी टक्कर होने वाली है। राहुल जी के आने के बाद आम सहमति नाम का शब्द ही समाप्त हो गया है। कॉन्सेंसस कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। श्री हरिवंश बाबू है और वो जीत कर आएंगे। तो क्या वाकई राहुल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की सबसे बड़ी सूत्रधार है? क्योंकि एनडीए ने अपने उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू सांसद हरिवंश सिंह का नाम आगे बढ़ाया, तो कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने बीके हरिप्रसाद को मैदान में उतार दिया। ऐसे में राज्यसभा में कौन कितना दमदार है, ये भी जान लीजिए। राज्यसभा में कुल मौजूदा सांसद हैं 244। उपसभापति बनाने के लिए जरूरी संख्या है 123। एनडीए के पास कुल संख्या बल है 88 और यूपीए के पास राज्यसभा में है 62 सांसद। एनडीए को अपने समर्थक दलों से 42 सांसदों के साथ की उम्मीद है, जिसे जोड़कर संख्या होती है 130। इसी आधार पर बीजेपी आसानी से जीत का दावा कर रही है। न केवल एनडीए बल्कि कई और पार्टियां भी उनको सपोर्ट कर रही हैं और निश्चित तौर से एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा। प्रधानमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से, उनके संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ कि विपक्ष से बातचीत करें, आम सहमति बनाए। इसको आप सलाह नहीं कहते, इसको आप आम सहमति बनाने का प्रयास नहीं कहते। खुद जो तानाशाह स्वभाव के लोग हैं वो दूसरों को आम सहमति की बात बता रहे हैं। अरे डरो मत अमित शाह जी, डरो मत। सत्ता जाती आती रहती, जाने वाले हैं। उन्हें पता है कि राहुल गांधी आने वाले हैं। यानी राहुल की झप्पी साफ तौर पर नाकाम हो चुकी है। जनता ने पहली बार संसद में झप्पी वाली राजनीति देखी है। दुनिया ने एक घटनाक्रम को देखा है। संसद की गरिमा, प्रधानमंत्री पद की गरिमा और विपक्ष के प्रमुख नेता की गरिमा, तीनों को नीचा दिखाने वाली ये घटना थी। वैसे आमतौर पर राज्यसभा उपसभापति का चुनाव सरकार और विपक्ष की सहमति के आधार पर होता रहा है। तो क्या वाकई बीजेपी अध्यक्ष का ये आरोप सही है कि राहुल की अगुवाई वाली कांग्रेस हर मुद्दे में टकराव का बहाना खोज रही है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल की कांग्रेस को टकराव पसंद है। और अब विश्लेषण सुनिए, राहुल की टकराव पॉलिटिक्स का विश्लेषण। नंबर नहीं तपास, फिर भी लोकसभा में लाए अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की अलायंस को, एनडीए को बड़ा बहुमत मिला। 325 के पार हो गई बीजेपी। और लोकसभा में मिली मात, अब राज्यसभा में महागठबंधन आया साथ। राज्यसभा में अब महागठबंधन का बड़ा टेस्ट है। देखते हैं कौन पास होता है, कौन फेल होता है। पिछले 66 सालों में 58 साल तक, ये एक फैक्ट है, डिप्टी स्पीकर का पद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास था और कई बार निर्विरोध चुने गए हैं। कांग्रेस के
नेता निर्विरोध डिप्टी स्पीकर के पद पर राज्यसभा में चुने गए हैं। क्या हार पर हार के खींच से राहुल ने पकड़ी है टकराव की राह? राहुल गांधी को लगता है कि अगर हम टकराव करेंगे तो वाकई खबर में रहेंगे। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज तमाम कद्दावर लोग हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की ओर से अखिलेश प्रताप सिंह नोएडा स्टूडियोज में मौजूद है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अखिलेश जी, आपका भी स्वागत है। अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी नोएडा स्टूडियोज में मौजूद हैं। मेरे साथ मनोजीत मंडल साहब हैं, उनका भी स्वागत है, टीएमसी के समर्थक हैं और प्रोफेसर भी हैं। मेरे साथ राकेश सिन्हा हैं, आरएसएस के बड़े विचारक हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, कल की वोटिंग में हिस्सा भी लेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं डिबेट को ओपन करता हूं। अखिलेश जी, जब आज मैं सुबह से लोगों के बयान पढ़ रहा था, नेताओं के बयान पढ़ रहा था, तो आपका बयान भी सुना। आपने बोला तानाशाह स्वभाव के लोग दूसरों से आम सहमति की बात करते हैं। ये आपने क्यों कहा? पहले तो 30 सेकंड में ये बता दीजिए। क्या अभी तक आदरणीय मोदी जी अपने एनडीए के साथियों से कभी राय मशविरा करते हैं कोई निर्णय लेने के लिए? एनडीए की कभी बैठक, एक बार हुई संभवतः, बैठक करके बात करते हैं कि क्या लेना है? सारे उनके साथ के लोग बताते हैं कि कैबिनेट में भी वही बातें होती हैं, कोई किसी को अपना पक्ष रखेगा नहीं। मिनिस्टर अपना स्टाफ नहीं रख सकता है। तो तानाशाह किसको कह रहे थे आप? तो आप लोकतंत्र में आप अपने एक कैबिनेट मिनिस्टर अगर अपना रख नहीं पाएगा स्टाफ, तो और क्या होगा? ये कौन सी चीज है? उसको इतनी भी लिबर्टी नहीं मिलेगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, ये आपकी राय है? एक सेकंड। तो आम सहमति आप इसीलिए नहीं बना रहे क्योंकि मोदी का स्वभाव ऐसा है या फिर कोई और कारण है? सुनिए, नहीं, ये मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये मंशा क्या है? समझा रहा हूं जी, क्योंकि मैंने कुछ इतिहास को भी खंगाला है। बोलने जी, 30 सेकंड। आदरणीय मोदी जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। दूसरे की मन की बात कभी सुनी उन्होंने? चाहे वो जनता हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई और हो, कभी सुनी उन्होंने? कभी नहीं सुनी। और हमेशा से परंपरा रहा है, अक्सर जो विपक्ष का उसको डिप्टी स्पीकर का, डिप्टी चेयरमैन का पद दिया जाता रहा है। आप याद करिए, जब मीरा कुमार जी स्पीकर थी जी, तो करिया मुंडा जी बीजेपी के डिप्टी स्पीकर फॉलो करिए ये बात अच्छे से। अपने 60 सालों तक तो आप सरकार में रहे, फॉलो करिए आपने। मैक्सिमम टाइम फॉलो किए। 58 साल आपका डिप्टी स्पीकर रहा है सर, 58 साल आपकी पार्टी का डिप्टी स्पीकर रहा है, और इस बार भी बीजेपी का नहीं बन रहा, जेडीयू का बन रहा है। अगर नहीं करेगा कोई भी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, तो उस पर उंगली उठेगी। ठीक है, उंगली उठने से क्यों परेशान हो रहे? उंगली उठने से फिर क्यों परेशान हो रहे? बड़ी संज्ञा दे दी गई है, तानाशाह लोग हमें ना समझाएं। और अमित शाह ने कल धमाकेदार इंटरव्यू में एक बात बोली कि ये राहुल गांधी की जो कांग्रेस है, इसको समन्वय पसंद ही नहीं है, इसे टकराव पसंद है। देखिए अमीश जी, हम सबने देखा था कि चंद दिनों पहले किस प्रकार से इसी कांग्रेस पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को सामने रखा था। नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले पत्रकारों ने सोनिया गांधी जी से पूछा था कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको आत्मविश्वास है? तो याद करिए, सोनिया गांधी जी ने कहा था यस वी हैव द नंबर्स, हमारे पास संख्या है। आपने अगले दिन देखा, ये 144 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 126 मिला, हमें 325 मिला और एक भारी बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। कल भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी की नीति है कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी के साथ टकराव लेना है, दरअसल टकराव से बड़ा इनका जो अहंकार है। याद रखिए, प्रधानमंत्री जी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय एक शब्द का प्रयोग किया था, अहंकार, कि सत्ता में रहने का, आधिपत्य का अधिकार केवल और केवल कांग्रेस पार्टी का ही है। और जब से भारत आजाद हुआ, देखिए आज दलाई लामा जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। दलाई लामा जी ने कहा कि नेहरू जी के कारण इंडिया पार्टीशन हुआ है, और दलाई लामा एक नोबेल लॉरेट हैं, कोई सी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। पूरे विश्व में दलाई लामा जी को माना जाता है। और जब वो इतिहास को खंगाल करके एक बहुत बड़ी बात रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र केवल और केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का है, तो ये हम सबको सोचने के लिए बाध्य कर देना चाहिए। जब से ये भाषा बोल रहा है कि जो लोग अंग्रेजों के साथ कर लो, वो बता रहे हैं कि कौन, मैं कंप्लीट कर कौन देश का ठीक है, सबसे पहले टू नेशनल थ्योरी की बात करने वाले, जो लोग अंग्रेजों से यारी करते थे, फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ गवाहियां देते थे, जो लोग अंग्रेजों के पक्ष में ये बोलते थे कि ये आप ही बेटर हैं, वो लोग बता रहे हैं हमें कि देश के प्रधानमंत्री बना देते तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। जनाब, ठीक है, ये दलाई लामा ने बोला, कंप्लीट कर लेता हूं। अरे मैं जो भी बोले 5 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, तो 5 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। देखिए, बुरा मत मानिएगा। अभी मैं देख रहा था, मुझको आप एक सेंटेंस नहीं बोलने देते हैं।
और 1.5 मिनट तक संबित पात्रा बोले, आप कुछ नहीं बोले। प्लीज जितने देर भी बोले, जितने देर भी बोले, तो हमें आप सवाल 40 सेकंड, आप हमको 10 सेकंड अपनी गिनती कर लेना, अपने मीडिया डिपार्टमेंट से आप सारी नोटिफिकेशन करवा लेना सर। अब आप बोलिए 40 सेकंड, 40 सेकंड आप जितना देर बोलने दें, सवाल सारे के जवाब मैं दूंगा, आप हमें निर्बाध रूप से बोलने दिया करें। बात यह है कि देखिए, आज आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी की बात पे कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये लोग दिन भर असत्य बोलते हैं। क्योंकि अध्यक्ष और प्रधानमंत्री हैं, बोलेंगे तो न्यूज़ बनेगी, लेकिन विश्वसनीयता नहीं है। जहाँ पे भी जो कुछ भी हो रहा है, आप अगर हम करेंगे तो जीएसटी राष्ट्रद्रोह है, अगर हम करेंगे कोई एफडीआई तो वो देश के लिए खतरा है, अगर बांग्लादेश का कार्ड हम करेंगे तो वो देश की संप्रभुता का खतरा है, और यही उस चीज को हम अगर न्यूक्लियर डील करेंगे तो राष्ट्र के साथ धोखा है, हम अगर वही चीज करें तो राष्ट्र के साथ धोखा है, ये विरोध करेंगे और उसी चीज को आकर के ये एक्सेप्ट कर लेंगे और कहेंगे कि बड़ी राष्ट्रहित की बात है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है और ये स्थापित डबल स्टैंडर्ड है, ये कोई ये नहीं कि कहा जा रहा है, ये घटित हो चुका है, देखा चुका है कि इन दोनों लोगों का, बीजेपी का इन चीजों पे। एक सेकंड, आपने 1 मिनट से ऊपर बोला, लेकिन मैं तो आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं। 58 साल आपका डिप्टी स्पीकर रहा है जनाब, 58 साल। मैं हाल फिलहाल का देता हूं, 2004 से 2006 तक और 2006 से 2012 तक सर्वसम्मति से के रहमान खान, पीजे कुरियन सर्वसम्मति से 2012 से 2018 तक 6 साल तक पीजे कुरियन चले। तो मैं आपको ये कुल मिलाकर 12 साल का हिसाब दे रहा हूं, ये वाला। उससे पहले नजमा हेब्दुल्ला, उससे पहले रामनिवास मिर्धा, उससे पहले गोदे मोरिहारी, उससे पहले सबसे पहले एसवी कृष्ण। तो आपका 58 साल रहा है, 58 साल रहा है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लिए छोड़ा जाता है। अब बीजेपी के पास नंबर है अगर, तो वो विपक्ष के लिए थोड़ी छोड़ देगी। जब आप टकराव करना चाहते हैं तो टकराइए। मैं इसका कारण बता रहा हूं। आप तो नो कॉन्फिडेंस में भी टकराए। मैं पूरा कर लूं। नो कॉन्फिडेंस है, सबको पता था, लेकिन मैं इसका जवाब दे रहा हूं। 30 सेकंड, फिर संबित पात्रा में आपको मौका दूंगा, अनुराग भी वेट कर रहे हैं। देखिए, अभी के पहले जितनी भी सरकारें रही हैं, वो पक्ष विपक्ष दो पटरी को मान के चली हैं कि विपक्ष भी एक पटरी है। पहली सरकार ऐसे हिंदुस्तान में आई है जो विपक्ष के वजूद को स्वीकारती ही नहीं है। इसीलिए मैं पूरा होने दीजिए। ये जो सरकार है वो विपक्ष से किसी भी मसले पे न राय मशविरा करती है, न कॉन्फिडेंस में लेती है। आपके पास अगर बहुमत सही है तो इसका मतलब यही तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस को समन्वय। अरे भाई, आप आते ही आपने जिस अध्यादेश को पास किया था भूमि अधिग्रहण को, आप उस पे ऑर्डिनेंस लाते गए, बार-बार कहा गया कि ठीक नहीं है। वो तो अपनी फैसला करेगी, तो आप आपकी सरकार आपके फैसला करेगी। भाई मेरा सेंटेंस तो पूरा हो जाने, मेरा अधूरी बात मत जाने दीजिए। सर अब हो गया, लंबा समय ले रहे हैं। 2 सेकंड और। तो जब विपक्ष को राय मशविरे से काम होता रहा है तो विपक्ष ने इस चीज को स्वीकारता रहा। जी पॉलिटिक्स में चलता है। मैं आपको 40 सेकंड देता हूं, जवाब दे दीजिए, मेरे को बाकी पैनलिस्ट की बात भी जानना है। देखिए, जहां तक विपक्ष का कहना है कि हर विषय में सलाह मशवरा करना चाहिए, आप बताइए नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले इनसे क्या सलाह मशवरा करते? आप बताइए, आपने खुद अभी आंकड़े दिए, 66 ईयर्स में से 58 ईयर कांग्रेस का डेप्यूटी चेयरपर्सन रहा, और आज जब हमारा डेप्यूटी चेयरपर्सन संख्या बल पे बनने वाला है तो इनसे सलाह मशवरा करना है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, आप देखिए असल मुद्दा की क्या चीज है कि महागठबंधन है या महागांठबंधन है। आप एनसीपी के कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाती है, वंदना चौहान डिक्लेयर होती है पहले, और मीडिया में सोर्सेस के माध्यम से भी आता है। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल जी का इंटरव्यू आता है, शरद पवार जी भी कहते हैं कि हमारे पास समर्थन नहीं है, इसलिए हम वंदना जी को आगे नहीं करेंगे। कांग्रेस अपने इच्छा के, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। तो एनसीपी जो है वो साथ देने को तैयार नहीं है। यहां आप देखिए, खुद ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा था कि अभी तक कॉन्सेंसस कैंडिडेट तैयार नहीं है। अकेली अब कांग्रेस अपने ही बीके हरिप्रसाद जी को उतार रही है, किसी और के कैंडिडेट को नहीं उतार रही है। मात्र 50 वोट इनके पास है। आज की परिस्थिति, भले ही ये राज्यसभा के अंदर चुनाव हो रहा हो, मगर महागठबंधन के परिस्थिति को दिखाती है। ये गठबंधन नहीं, ये बहुत बड़ा गांठ है जो खुलने वाला नहीं। अनुराग, देखिए, मजेदार बात है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान पे यकीन नहीं है, क्योंकि इनकी आरएसएस तो भारतीय संविधान को तो मानती नहीं है, उसको हमेशा बंधुआ संविधान बोलती है। इनके पंचांग जो इनकी मैगजीन आती है उस पर मैं पूरा पढ़ा है मैंने।
दूसरी बात, जब आप विपक्ष को अपने साथ लेके नहीं चलोगे, हमेशा आपको लगता है मैं तानाशाह हूं, मैं सब जीतना चाहता हूं, मैं राज्यसभा में भी लड़के जीतना चाहता हूं, कि कोई अगर जीतेगा नहीं तो उसको तोड़ दिया जाएगा। ये आप जिसके पास नंबर होगा वो जीतेगा, ठीक है ना। तो? अरे भाई, कम से कम आप इस संविधान के उसको प्रदेशों की सरकार बनने दी आपने। नहीं, हम तो भाई जैसे इन्होंने बोला, जिसके पास नंबर था उसकी सरकार क्या बीजेपी ने बननी थी? क्या वहां के गवर्नर उस संविधान को नहीं जानते थे? तब तो उन्होंने मौका नहीं दिया। आरएसएस की आइडियोलॉजी तानाशाह है, और ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर में सिर्फ और सिर्फ इस बात की बात चले कि हम पूरे देश पे काबिज हो जाएं और देश को इस तरह से चलाएं, हम बोले तो दिन, हम बोले तो रात, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रहे। क्योंकि राजशाही में नहीं, वो राजशाही में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। नहीं, लोकतंत्र में विश्वास रखते तो उन घटनाओं पे भी पीएम साहब और इनके मंत्री टिप्पणी देते जो बच्चियों के साथ हुआ। तब तो नहीं देते ना टिप्पणी, टिप्पणी नहीं देते, मुझे लगता है नहीं देते ना, लेकिन सब देना चाहिए ना। राकेश सिन्हा, आप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो अमित शाह ने बोला, हमेशा शासन की बात करेंगे। राहुल गांधी की कांग्रेस और जो अभी अनुराग भदौरिया ने अटैक करा आरएसएस में, व्हाट इज योर टेक? लेट राकेश सिन्हा मेक हिज पॉइंट। देखिए, एक बात पहले मैं यहाँ बता दूं कि राज्यसभा और लोकसभा में एक बुनियादी अंतर है। राज्यसभा चुनाव के बोझ से मुक्त है, जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं से मुक्त है, और राज्यसभा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा बनता है। तो राज्यसभा से उम्मीद की जाती है कि दूरदृष्टि वाले विषयों पर, जैसे जनसंख्या की हुई, बाकी जो विषय हैं उस पर राज्यसभा गहन विमर्श करके नीतियां बनाए। इसलिए राज्यसभा में मिनिमम कन्फ्रंटेशन की अपेक्षा की जाती है। लेकिन आप देखिए पिछले दिनों क्या हुआ, लोकसभा में मिनिमम कन्फ्रंटेशन हुआ और राज्यसभा में अधिकतम कन्फ्रंटेशन हुआ। इसका कारण तो SC/ST बिल आया, वहाँ पर राज्यसभा नहीं चलने दिया गया। OBC बिल पास करने के लिए रूलिंग पार्टी को मशक्कत करनी पड़ी, जो एक बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जिसको कांग्रेस 60 साल से नहीं दे पाई। कांग्रेस बार बार वादा करके उसको ठंडे बस्ते में डालती रही। तो राज्यसभा को कन्फ्रंटेशन का एक अड्डा बना दिया, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो। जब तृणमूल कांग्रेस के उन सदस्यों पर कार्रवाई की बात हुई तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है। तो आरएसएस की सोच क्या है संविधान के प्रति? आप नहीं, आरएसएस की सोच क्या है हमारे संविधान के प्रति? बस इतना बताइए, आप हमारे संविधान को मानते हैं कि नहीं? जो बाबा साहब ने लिखा है उसका कितना सम्मान करती है आरएसएस? बस इतना बता दें। बीच में नहीं बोले थे ना, उनको 30 सेकंड पूछ तो नहीं आरएसएस का क्या ओपिनियन है? पूछ लिया, और सवाल है तो एक और पूछ लीजिए। हाँ, एक और पूछिए कि आप इसको बंधक बनाते हो, उसकी आंख पे पट्टी बांध देते हो कि संसद तो ऐसी है जो हमारे, हम इसको मानते ही नहीं है। तो आप क्लियर कीजिए ना जनता को कि आप हमारे भारतीय संविधान की संसद को या लोकतंत्र को मानते कि नहीं मानते संविधान? ठीक है, अब इसमें संविधान और संसद को ना मानना कैसे हो गया? राकेश, जवाब। असल में क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अनर्गल प्रश्न पूछकर वो आप जवाब नहीं दे रहे, विचारक बन जाएंगे। मैं ऐसे अनर्गल प्रश्नों का जवाब तो दे देना। यदि हम नहीं जवाब दे दिए, आरएसएस हमारे लोकतंत्र संविधान का सम्मान करती है कि नहीं करती है? अनुराग जी 40 सेकंड तो बोलने देंगे ना उनको। राकेश, हमने राम मनोहर लोहिया और आचार्य कृपलानी के स्तर को देखा समाजवादी आंदोलन में। केसी त्यागी जी हैं, ऐसे समाजवादी लोग हैं, वो सवाल पूछते हैं आरएसएस पर, हम जवाब देते हैं। सवाल का स्तर होगा तो हम जवाब देंगे। सवाल का स्तर है, आप बताइए हाँ या ना में। मैं 2 बातें आप बताइएगा, पंचायत जो किताब निकलती है उसमें आपने क्या लिखा है? संविधान के ऊपर पट्टी बांध दी है आंख के ऊपर में कि संविधान बंधक है। आपने लिखा है, कोई मैंने नहीं लिखा। आरएसएस की किताब में लिखा है। 40 सेकंड तो सुन लीजिए। आरएसएस की किताब इनकी जो निकलती है उस पे लिखा है कि संविधान बंधक है। कर चुके हैं अनुराग जी, मेरा कटिबद्ध निवेदन है आपसे। चलो वो जवाब नहीं दे रहे ना, वो लोहिया जी की बात करके जवाब टाल जा रहे हैं। मनोजीत मंडल भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बात रखने का। राकेश सिन्हा को 40 सेकंड तो देंगे कि नहीं बोले वो डिबेट के अंदर। 40 सेकंड दीजिए ना नॉन स्टॉप आप। राकेश सिन्हा, देखिए मुझे आश्चर्य ये लगता है, यदि मैं कम्युनिस्ट पार्टी की पीपुल्स डेमोक्रेसी को बोल दूं कि वो पीपुल्स डिक्टेटरशिप अखबार है, 5 जन को ये पंचांग बोल रहे हैं, कम से कम बेसिक नॉलेज तो लेकर आइए। पंचांग जो अखबार जो माउथ पीस है या नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रवादी अखबार उसका नाम 5 जन्य है। देखिए 5 जने हो 6 जने हो, लेकिन संविधान पे पट्टी नहीं बांध सकते आप। क्या त्योहार है? किताब का अच्छा नाम लेके हमें अपना संविधान खराब नहीं करना है। जिस व्यक्ति को यह भी नहीं मालूम है क्या, जिस व्यक्ति को बिल्कुल मैं आरएसएस की कोई चीज मानना नहीं चाहता। मैं डिबेट से बाहर चला जाऊंगा। किताब पे डिबेट नहीं है ना सर, अब आपको भी रुकना पड़ेगा अनुराग। तो मैं अमित जी जा रहा हूं। नहीं राकेश, आप अपनी बात को रखिए। अमित जी अगर उनकी आवाज को बंद,
नहीं देखिए, मैं किसी की आवाज को बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि राज्यसभा में नहीं, धमकी किस बात की है? तब आप छोड़िए, 5 जन अगर कुछ कहता है तो आप उसको मानने को तैयार नहीं, धमकी देते हैं डिबेट छोड़ के चले जाइए। हम तो कहते हैं देश छोड़ के चले जाइए, डिबेट छोड़ दो। देखिए मेरा निवेदन है कि धमकी मैं किसी की नहीं चाहता। 5 जन ने अगर लिखा है कि संविधान पे पट्टी बांध दी आपने कि संविधान अंधा है, मैंने किताब निकाली आपकी, 5 जन आपकी किताब है, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। मेरा निवेदन अहम हो गया कि हम डिबेट छोड़ के चले जाएंगे। ये देखिए बीजेपी और आरएसएस का अहम देखिए देश के अंदर में, आप उनको बोलने नहीं दे रहे। डिबेट छोड़ के चले जाएंगे। एक बार भी बोले, वो 12 मिनट से बैठे थे, नहीं वो बोले आपके बीच में, नहीं जो गलत है वो गलत है, अनुराग जो गलत है वो गलत है। अब आप चुप रहिए। देखिए जो गलत है वो गलत है, आपके बीच में नहीं बोले थे वो। राकेश सिन्हा, आई विल गिव यू मोर टाइम, मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। देखिए मैं इतना कहता हूं, डिप्टी स्पीकर के पद के लिए जिस व्यक्ति को खड़ा किया गया हरिवंश जी हैं। हरिवंश जी राजनीति के कम हैं, एक चिंतक हैं, विचारक हैं और बड़े लंबे समय तक एक अखबार के सफल संपादक रहे हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता दल यू के हैं। जिस जनता दल यू को बार बार अपने खेमे में बुलाने के लिए हर प्रकार की कोशिश करते रहे, उस जनता दल यू के एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया। और देखिए डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है वह एक कंसेंसस से होता है। रूलिंग पार्टी ने उनके नाम को प्रपोज किया और मैं उसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कभी चुनाव नहीं होता था। मैं सारी बातें नहीं बताना चाहता हूं, अखिलेश जी को मालूम होगा कैसे हरिवंश जी एक व्यक्तिगत तौर पर उम्मीदवार है। कांग्रेस ने किस प्रकार से वादा करके वादा खिलाफी कर दिया। तो जिस पार्टी के पास इतनी भी नहीं हो कि उसके नेता कुछ वादा करते हैं रात को, दिन में वादा खिलाफी कर जाते हैं, उनसे क्या कंसेंसस को मैं राकेश, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। मनोजीत मंडल, मैं आपके पास आऊंगा। आप पहले राउंड में नहीं आ पाए, मैं आपके पास आऊंगा, मेरा वादा है। मैं एक अंतराल ले रहा हूं लेकिन वापस आ रहा हूं। ये बड़ी बहस में अब दलाई लामा का जो बयान आया है वो बहुत बड़ा है और जिसमें बड़े सारे पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप इस समय देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार लाइव और ब्रेक से पहले राकेश सिन्हा ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रखा, संबित पात्रा ने अपनी बात को रखा, अखिलेश जी ने रखा, अनुराग भदौरिया ने रखा और मेरे साथ मनोजीत मंडल भी हैं टीएमसी के। मंडल साहब, मैं सारी बातें समझता हूं कि आपका बीजेपी से विरोध है, बीजेपी से लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, लेकिन ये कैंडिडेट तो बीजेपी का नहीं है, ये तो जनता दल यूनाइटेड का है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस पर कंसेंसस होना चाहिए था? जब 58 साल से कांग्रेस का कैंडिडेट रह सकता है तो इस बार जेडीयू का कैंडिडेट क्यों नहीं? सवाल यह है। और जो अमित शाह ने बात बोली, राहुल गांधी की कांग्रेस समन्वय नहीं बनाना चाहती। देखिए, पहला बात तो ये है, आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये इस बातों में तू में हो रहा है। जहाँ तक कि मेरा देश का एक बहुत बड़ा नेता का आज का अभी वहाँ पर जो फनरल हो रहा है, आपको देख रहा है कि उनका आखिरी पड़ाव वहाँ चल रहा है, कल उनका देहांत हो गया था। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि, लेकिन क्या करें, ये देश का तो आप भविष्य बन गया कि हर कोई हर दिन में दिन देख के भी हम तू में करेंगे। आपका प्रश्न का ये उत्तर है कि कंसेंसस कैंडिडेट के लिए एक कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। जेडीयू का जिस पार्टी का आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बीजेपी के साथ मिल घुस गई है। बीजेपी के साथ जेडीयू का आप कोई डिफरेंस नहीं रहा है, एक ही पार्टी बन गए हैं। ज़्यादातर के आप आफ्टर दे हैव बिट्रेड द पीपल ऑफ बिहार, वो जो विश्वासघात किया है पीपल ऑफ बिहार के, जो मैंडेट था तीनों पार्टी के लिए, बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस एंड आरजेडी। उन्होंने जब ये गठबंधन तोड़ा उसके बाद ही जेडीयू का पूरा क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हो गया। कंसेंसस हो सकता था, लेकिन कोई दूसरा पार्टी का चुनाव अगर होता था, ये बिल्कुल हो सकता था। कांग्रेस नहीं हो सकता था, बीजेपी नहीं होना चाहिए था और जेडीयू भी नहीं होना चाहिए, कोई तीसरा पार्टी होने से कंसेंसस हो सकता। अभी तो ये बीजेपी का मुखौटा कैंडिडेट बन गया, बीजेपी का, तो यानी प्रॉब्लम बीजेपी है। अगर बीजेपी का ये बीजेपी अगर जेडीयू के साथ है तो बीजेपी अनटचेबल है। आखिरकार संबित पात्रा, ये बीजेपी को अनटचेबल क्यों मान रही है टीएमसी? नहीं, मेरा बात खत्म नहीं हुआ। अरे मेरे आधा घंटा से बैठा, मेरा बात कंप्लीट करिए। आपने दलाई लामा का बात की है, बहुत अच्छी की है। हाँ बताइए। आपने दलाई लामा का बात की है, वो भी लॉबेन नोरिएट है। आपको अमर्त्य सेन के बारे में भी पता होना चाहिए,
उन्होंने एक नोबेल लॉरिएट है, आपको पता है उन्होंने ये सरकार के बारे में और मोदी के इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं, सबको पता है। ये बिल्कुल फेलियर हो चुका है। सो आप दलाई लामा की बात अगर करेंगे, नहीं, हमने तो अमर्त्य सेन की भी पॉलिसी की बात करी है, लेकिन दलाई लामा की भी बात करी है। ठीक है, आप अमर्त्य सेन की बात उनका भी बात बोलिए ना, तो अच्छा लगेगा ना। वो भी तो कोई पार्टी का स्पोक्सपर्सन नहीं है, जैसे दलाई लामा नहीं है, कोई पार्टी का स्पोक्सपर्सन नहीं है। ठीक है, संबित पात्रा, जवाब आपका। हाँ, ये बोला। देखिए यहाँ पर जो बेसिक डिस्कशन चल रहा है, विपक्ष के लोग हमें एक ही बात कह रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये बड़े अहंकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग डिक्टेटर हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह चुनाव जीतना चाहते हैं और हर जगह पर अपने अधिकारियों को, अपने नेताओं को चुना के बैठाना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी में हम लोग आए हैं, अगर हमारी संख्या है तो वहाँ भी हम चुनाव नहीं जीते और राहुल जी को बैठा दे। इनका तो यही चल रहा है कि आप चुनाव लड़ो ही नहीं, आप जीतो ही नहीं, और जीतो तो ईवीएम खराब, अच्छा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट खराब, आर्मी कुछ अच्छा कर दे तो आर्मी का चीफ खराब। मतलब बैठे बिठाए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए कि आप किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद जरूर बोलिएगा आप। नहीं तो बता तो दें, गलत मैं किसी के बीच ना, नहीं आप पता है, सब कुछ पता है, नहीं, पता होना पता है, मैं बताऊंगा। और पता ये भी होना चाहिए कि 20 अगस्त में जब 5 जन में आपने आपके आरएसएस ने लिखा था ये जो हमारा संविधान है बंधुआ सोच है, इससे आजादी चाहिए, ये भी जनता को बताइए, ये भी जनता को बताइए कि आपने 14 अगस्त की पूर्व संध्या पे क्या बोला था गोलकर जी ने, ये जो तिरंगा झंडा है ये हमारे लिए अशुभ है, इसके आंकड़े अशुभ है हमारे लिए, ये भी आपने बोला था, ये भी जनता को बताइए। तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले आपके गोलकर जी ने बोला था, मैं बता रहा हूँ 1947 में पूर्व संध्या पे बोला था ये झंडा हमारे लिए अशुभ है, ये तीर ये जो तीर का आंकड़ा है ये मेरे लिए अशुभ है, ये भी जनता को बताइए। आप देश की राजनीति को बताते हो, गोल वर्कर तो नहीं होना चाहिए, मैं भी हरा कुर्ता पहन लेता हूं, सबसे बड़े नेता, अरे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री चले गए थे, ये तो आरएसएस के घोड़े पे बैठ कर टपाक करते हैं, आरएसएस के घोड़े बैठ कर टपाक टपाक टपाक, आरएसएस का घोड़ा चलो, मेरी बात तो पसंद नहीं, आप एक सेकंड, नहीं हरा कुर्ता, नहीं देखे नहीं कहा वो 30 सेकंड बोले नहीं, बीच में ये बोल पड़े, उनको 30 सेकंड है ना, आपको मैं एक मौका दूंगा, फिर पूरा मौका दूंगा। संबित पात्रा, आपके 30 सेकंड बचे हुए हैं, मेक योर पॉइंट। आप बड़े सारे आरोप अनुराग भदौरिया ने आप पे लगा दिए, घोड़ों पे डिबेट नहीं है। मैं सुन भी नहीं रहा हूँ अनुराग, मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि मैं अभी अनुराग भदौरिया जी के प्रश्नों को सुन नहीं रहा हूं, क्योंकि एक डिबेट का और उसके प्रश्नों का अच्छा देखिए, तिरंगा को बताया था, जवाब नहीं देंगे, तिरंगे पे डिबेट नहीं है, मैं बता रहा हूं आरएसएस संविधान की बड़ा सीरियस मुद्दा है सर, संविधान की बात कर रहा हूं, संविधान को बदुआ सोच बोलती है, आप ये कह रहे हैं, कितना गलत है, ये कितना गलत है। अखिलेश जी भी आपके साथ बैठे नहीं बोल रहे हैं, आप उनको 30 सेकंड तो बोलने देंगे, जवाब ही नहीं दे रहे सर। देखिए मनोजीत मंडल ने 1 मिनट बोला, हमला बोला, आपने 20 सेकंड उनका जवाब नहीं सुनने दिया, ये गलत है। उससे पहले भी आप बोलते रहे सर, अब आपने अपनी बात को बोल दिया और मैं विराम लगाता हूं आपकी आवाज पर। ओके, मेक योर पॉइंट संबित पात्रा। देखिए अमीर जी, एक बड़ी बात कहूंगा, अभी आपने सुना कि मैं और राकेश सिन्हा बोल रहे थे कि इस प्रकार यहां चिल्ला चोट मच रही थी। ये डिबेट में जो हो रहा है, भारत की जनता देखे, ठीक वही के वही पार्लियामेंट में हो रहा है। जब आदरणीय अमित शाह जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेंबर है राज्यसभा के, जब वो एनआरसी पर बोलने उठते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। 2 बार 3 बार उन्हें रोक दिया गया, एक शब्द तक उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जब प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, मेरे आपके अनुराग भाई के प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री उठते हैं बोलने के लिए, प्रधानमंत्री उठते हैं बोलने के लिए, तो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जाता है। पीछे से किस प्रकार का बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है आप देखते हैं। इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी पे खलल डालना, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी पे खलल डालना। ये जो तीनों, ये जो लोग है ना, ये इनका बस चले तो ये गांधी परिवार के लिए, इनको दलाई लामा ने ठीक डांटा है। संबित और अखिलेश जी को रहने दीजिए अभी। इनको धर्मगुरु दलाई लामा ने जिस प्रकार लताड़ा है ना, दलाई लामा ने सही बोला है, हिंदुस्तानी दलाई लामा को सुने। ये लोभी परिवार, ये लालची परिवार, ये लालची गांधी परिवार, ये लुटेरा गांधी परिवार, ये गांधी परिवार जो देश को बेचना चाहती है,
इस गांधी परिवार से सावधान रहना है। इसको बेचना चाहते याद रखिए, जवाब अखिलेश प्रताप सिंह। सुनिए ये देश बेचना चाहती है। ये नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक ये जो लुटेरा परिवार है, इस लुटेरे परिवार का एक ही उद्देश्य है, देश को बेचना और अपने परिवार के लिए सब कुछ करना। देशवासियों, दलाई लामा को सुनना है। गांधी परिवार को आइंदा आने नहीं देना चाहिए। अंग्रेजों के यार, अंग्रेजों के अच्छा, मैं तो अंग्रेज हूं, अंग्रेजों के गवाह, मगर ये सोनिया गांधी झूमरी तलैया में जन्म हुई थी। तुम लोग झूमरी तलैया में जन्म हुई थी सोनिया गांधी। लाठियां खाए, मैं अंग्रेज हूं, देखो मैं अंग्रेज हूं। तुम तो माफिया मांगते रहे हो, तुम तो दलाली करते रहे अंग्रेजों की, गवाही करते रहे अंग्रेजों की, गुलामी करते रहे अंग्रेजों की, और आज यहाँ सत्ता में बैठे हो। अरे अंग्रेजन सोनिया गांधी देश के लोगों के द्वारा दी गई आजादी के बदले यहाँ पे मत बोलो। ये बेशरम लोग हैं, हमें अंग्रेजों के यार हैं, ये सोनिया गांधी के झूमरी तलैया में जन्म हुई थी। जैसे अंग्रेज से लेकर आए सोनिया, अंग्रेजों के देश से सोनिया गांधी को लेकर आए हो। जिन लोगों ने इस देश के साथ गद्दारी की है, उनको भी इस देश से निकाला जाना चाहिए, उनकी भी नागरिकता बाहर की जानी चाहिए। जो लोगों ने इस देश की, जिस संगठन ने इस देश के साथ गद्दारी किया है, उस संगठन और उस संगठन के जुड़े हुए लोगों को बाहर करना चाहिए। जो नेहरू और गांधी को एक कहे कि देश भेजना चाहते हैं, गांधी पे आरोप लगावे, ऐसे संगठन कौन लोग हैं? पर ये दलाई लामा बोले क्या बोले, मुझे नहीं पता। हिंदुस्तान को दिया, और नेहरू के परिवार ने, दुनिया जानती है ये नेहरू और नेहरू के परिवार ने बर्बाद किया हिंदुस्तान को। कैसे जंग आजादी की लड़ाई लड़ी गई, दुश्मन है ये नेहरू और नेहरू का परिवार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन अंग्रेजों के चरण चापते रहे, उनके चरणों में लेटे रहे। कौन इस देश में गद्दारी करते रहे, नेहरू और नेहरू का खानदान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। इस खानदान ने देश को बेचने का काम किया है। इस खानदान से सावधान रहना है। इस अंग्रेजों के यार को बंद कराइए, इस अंग्रेजों के यारों को बंद कराइए। अरे नेहरू और गांधी को जो यहाँ मैंने उनको भी रोका। सोनिया गांधी झूमरी तलैया में पैदा हुई थी। मैं मेरा जन्म क्या इटली में हुआ था? मेरा जन्म तो इंडिया में हुआ था। सोनिया गांधी जी का जन्म झूमरी तलैया में हुआ था। देखिए, किसी के बात समझ में नहीं आ रही। नहीं आप बोलिए। राकेश सिन्हा पर भी आपने बड़े आरोप लगा दिए। राकेश सिन्हा 30 सेकंड। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। अखिलेश जी, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। 30 संबित, होल्ड ऑन। देखिए जनाब, संबित, मैं आपको मौका दूंगा। राकेश सिन्हा की भी बारी है। 30 सेकंड। अखिलेश जी, जब कोई नेहरू को, गांधी को, पटेल को, अंबेडकर को कोसे, गांधी जी, तो वो उसे क्या कहा जाए? और वो कोसे, प्लीज बीच में मत बोलिए आप। वो गांधी परिवार की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी की बात। अरे वो नेहरू के परिवार, जवाहरलाल नेहरू का जो परिवार है, कुर्बानियां दी हैं, गोलियां खाई हैं, शहादतें दी हैं, जेल में बंद हुए 14 साल। दलाली नहीं की अंग्रेजों, बीच में मत बोलिए ना। जैसे प्लीज, सत्ता में किसी जनता के एहसान से सत्ता में है, कोई जनता ने हमें चुना है, किसी की दया कृपा पे नहीं है, आरएसएस की कृपा पे नहीं है कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। तुम पूरी बात मेरी हो नहीं, बात नहीं होगी। 10 सेकंड। यहाँ पे अगर प्रश्न हो रहा है तो मेंटेलिटी देखिए। यह प्रश्न स्तरहीन है, दोनों लोगों ने बोला, इसलिए जवाब नहीं दूंगा। तुम पूछने वाले स्तरहीन हो, इसलिए जवाब नहीं दूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं लोकतंत्र में वोटिंग राइट जिसको भी है, कहीं तो समन्वय होना चाहिए। भाई सुनिए, समन्वय सिर्फ उनको चाहिए तो समन्वय कर लो, और जब विपक्ष चाहिए। एक मिनट रुकिए, 58 साल मोदी जी की सरकार की बात कर, सुनिए उसका कारण गिनाया। जब मोदी जी को चाहिए तो समन्वय होता था ना। सुनिए जी, उसका कारण मैंने गिनाया। जब मोदी जी को चाहिए तो समन्वय कर लो। ये बताइए अखिलेश जी, ये जो गांधी राकेश सिन्हा रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड टू अखिलेश प्रताप सिंह। क्या 58 साल से जो परंपरा चली आ रही थी, लगातार कांग्रेस का डिप्टी स्पीकर था। एक सेकंड। मुझे पहले आपत्ति है इस बात पे
क्योंकि वो रजामंदी से चुने जाते थे। बिल्कुल। और विपक्ष के लोग साथ देते थे, क्योंकि लोकतंत्र में गिव एंड टेक चलता है। तो आपने क्यों नहीं गिव करा? इस बार ही करते थे कि इस बार ही दोबारा चाहिए आपको? बोलने देते। नहीं, मैंने आपको बोलने दिया। मैंने आपको बोलने दिया। मेरे सेंटेंस राकेश सिन्हा अभी तक बोला नहीं है। चतुराई से मेरे सेंटेंस को पूरा नहीं, मेरी बात नहीं होने दी। सर ये तो बड़ा गलत तरीका है। इतने में मेरी बात हो गई होती। 10 सेकंड। जो सत्ता में बैठा है उसका कर्तव्य होता है कि विपक्ष को अपने साथ साध के चले, बिल्कुल जायज बात मिल के चले। राकेश वो जी चलते नहीं है, राकेश जी, वो टकराते हैं। आपकी नेचर है टकराव की। सत्ता में आपको बनाना चाहिए। आपके साथ आप ही के लोग नहीं है। राकेश सिन्हा इनके बयान अडवाणी जी के, अटल जी के, सुषमा जी के, अरुण जेटली जी के ये बयान है। सर ये क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान है? इसके अलावा कुछ नहीं है राकेश? अखिलेश जी आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और आपने पढ़ा भी होगा, मुझे भरोसा आपने पढ़ा होगा। संविधान सभा की बहस को पढ़िए, पुरानी बात नहीं है। एक से एक एक्सट्रीमली एक दूसरे के अपोज्ड बातें कही जाती थी, लेकिन तू मैं नहीं होता था। और वहाँ पंथनिष्ठता पर बहस हुई, लोकतंत्र पर बहस हुआ, संघवाद पर बहस हुआ, आरक्षण पर बहस हुआ, माइनॉरिटी राइट्स पर बहस हुआ। नेहरू जी के परिवार के लोग ऐसे संविधान विचारों पे विरोधाभास होता है। 2 मिनट बोले, उन्होंने मुझसे सवाल किया। वो 10 मिनट से चुप है सर। मुझसे सवाल किया, पूरी टॉलरेंस तो रखे ना। उन्होंने मुझसे अगर आप नहीं बोले मेरा भी ऑडियो गिरा दिया जाए। राकेश सिन्हा को 40 सेकंड मिले। अखिलेश जी मैंने इतना ही कहा एक दूसरे के प्रति एकदम विरोधी बातों को भी हम मॉडेस्टी के साथ कह सकते हैं। चाहे मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप राज्यसभा की प्रोसीडिंग को देख लीजिए। आपकी जो शाखा है बीजेपी, आप तो सुन तो लीजिए। अरे आप तो सुन लीजिए। संसद के भीतर, खासकर राज्यसभा के भीतर तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से राज्यसभा की प्रोसीडिंग को रोका और कांग्रेस मौन बनी रही। अमित शाह जी बोलने उठते थे, नहीं बोलने देंगे। हाय डाउन के नारे लगाते हैं। आप एक सीमा होती है, विरोध कीजिए, कभी कभी लगता भी है, लेकिन अपवाद स्वरूप लगाने की जगह आप सामान्य बना देते हैं। पूरे राज्यसभा को एडजॉर्न कराते वाले तृणमूल कांग्रेस आज जेडीयू पर आरोप लगा रही है। ममता जी दौड़ के नीतीश जी के पास जाती हैं, दौड़ के जाते हैं, गठबंधन बने। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा रखने वाली ममता बनर्जी आज देश की राजनीति का काम कर रही है। ब्रेक के बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार, एक अंतराल के बाद। आप देख रहे हैं इस समय आर पार और मेरा निवेदन है कि इस दौर में कम से कम हम पूरी बात को होने दें। मनोजीत मंडल काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मनोजीत मंडल, जब 58 साल लगातार कांग्रेस का डिप्टी स्पीकर रहा तो तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब तकलीफ है। और अब हम कभी दलाई लामा की बात को लेकर आते हैं बीच में, कभी किसी तीसरी बात को लेकर आते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि राजनीति में समन्वय नाम की भी चीज होती है कि टकराव से ही सारे काम होंगे। बोलना चाहते हैं, मैं आपको दूंगा सर मौका, 40 सेकंड। देखिए ये टकराव तो लेने का काम किया है। ये श्रेय जाता है श्रेय बीजेपी के लिए। वो जिस तरह से पिछले 4 सालों में देश को एकदम पूरा एकदम नीचे लेके गया सबके तरफ, चाहे कि कल्चर हो, चाहे कि इकोनॉमी हो, और चाहे आप एनआरसी की बात कर रहे हैं, सब हर जगह में। तो ये श्रेय बीजेपी के जाता है। अब कोई बीजेपी को ट्रस्ट नहीं करेगा, उनके साथ जो रहेगा, चाहे वो जेडीयू हो और अलग दूसरा पार्टी है, वो बीजेपी को उन पार्टी को भी कोई ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि एक जरूर कंसेंसस होना चाहिए था, लेकिन कंसेंसस नहीं होगा क्योंकि बीजेपी का चुने हुए कैंडिडेट ही है ना वो, और तो दूसरा कोई पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये लगता है कि आज के दिन ये तू में नहीं होना चाहिए था। जिस तरह का तू में हम देख रहे थे बीजेपी के पास, और आरएसएस का जो अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगी, उनका क्या प्रॉब्लम है ममता बनर्जी के लिए। आप जितना भी बोलो ना, आपको मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप जो बात कर रहे हैं उनका कोई श्रेय नहीं जाता है। आपको पता है, आपको ममता बनर्जी को हर कोई पूछता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है राकेश सिन्हा, 30 सेकंड में आप रिबर्टल दे दीजिए। मैं आपके पास अखिलेश जी आऊंगा। एक सेकंड संबित होल्ड करिए, अनुराग आप होल्ड करिए। राकेश सिन्हा आप कुछ भी रिस्पॉन्ड टू मनोजीत मंडल, 30 सेकंड। राकेश सिन्हा मेक योर पॉइंट। एमपी रहो, लेकिन ममता बनर्जी के ठीक है। मनोजीत कोई अधिकार, we heard you what you said. मनोजीत we heard you what you said. राकेश सिन्हा 30 सेकंड्स। देखिए मैंने ममता जी पर इसलिए कहा, मनोजीत जी इसलिए कहा कि एक डिस्ट्रक्शन 2 प्रकार से होता है, ब्रेक फ्रॉम विद इन।
भीतर से चीजों को तोड़ो। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के 7-8 सदस्यों ने राज्यसभा का ज्वाइन किया, वो पता होना चाहिए राज्यसभा चलता है। आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन, आप किसी पार्टी आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना जा सकता है, पब्लिक का टैक्स जाता है। जिस तरह से और राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एक्ट पर जब बहस चल रही थी, किसानों की समस्या पर बहस चल रही थी, जब राज्यसभा में ओबीसी के महत्वपूर्ण विधेयक पर बहस चल रही थी, उसे पास होना था, तब तृणमूल कांग्रेस ने उसको व्यवधान डाला। तृणमूल कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? तृणमूल कांग्रेस का उद्देश्य है देश में राजनीतिक अराजकता पैदा करना। उसी राजनीतिक अराजकता का आज घुसपैठियों के ऊपर, आज कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस की घुसपैठियों के ऊपर क्या क्या वातावरण बना गया था? ऐसा लगा कि भारतीयों को बाहर से किया जा रहा है। सबसे मैं निवेदन करता हूँ, आप दोनों ने अपना मौका ले लिया, अपनी बात कह ली। ओके, अखिलेश जी फिर संबित पात्रा। एक मैं आपको बताऊंगा दादा, सुनिए सर होल्ड ऑन, सर होल्ड ऑन। अखिलेश जी 40 सेकंड है, गिन के 40। जब से बहस हो रही है तब से आप बार बार कह रहे हैं कि 58 साल कांग्रेस के पास रही है जी, उसमें ज्यादातर निर्विरोध रहा है जी, वही मैं कह रहा हूं। क्यों रहा है? क्यों रहा निर्विरोध? क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं कि लोगों ने हमारी सुनी है। क्योंकि बीजेपी ने आपकी एक मिनट क्यों मानी? ऐसे थोड़ी मान लिया कि हम दबा लें। ये सोचना चाहिए लोकतंत्र में, दो लोकतंत्र की दो पटरी है, पक्ष विपक्ष। आप विपक्ष को कुचलते हुए चलें और कहें मुझे समर्थन दो। जहां आप लूट सकते तो वहां तो लूटे, जहां दबा सकते तो वहां दबाया। पूरी बात होनी थी। 30 सेकंड हो गए, 10 सेकंड और है। देखिए यहां पे बैठे हैं हमारे साथी आरएसएस के, आप बुलाते हैं आरएसएस के एक्सपर्ट, कभी आरएसएस की बात नहीं करते हैं। मैं इनसे बार बार पूछता हूं कि भैया शाखा में तिरंगा कब फहराना शुरू करोगे? शाखा ठीक है, अब ये वो डिबेट नहीं है। शाखा में तिरंगा बनाने पे डिबेट नहीं है। ये तो हाईजैक हो जाएगा। नहीं, आप मेरे पास समय तो नहीं है ना सर उतना। 10 सेकंड में ऑलरेडी आपको बता देश में तिरंगा नहीं फहराएंगे, कहेंगे हम राष्ट्रभक्त। ठीक है, ओके, सब जवाब, ओके, सब जवाब, ठीक है, सब जवाब। 40 सेकंड है, सब आपके पास जवाब, मैं आपको बताऊंगा फिर सब जवाब। मेरी तो देखिए कई बार मैं आपको एक बात बताता हूं अमीश भाई, व्यक्तिगत एक बात बताता हूं अमीश भाई। कई बार हम लोग ट्रैवल करते हैं तो लोग हमें पूछते हैं कि इतना चिल्लाते हैं दूसरे लोग, आप इतने शांत कैसे बैठे रहते हैं? मैं कहता हूं कि अच्छा काम करते हैं ना, जनता का आशीर्वाद है ना, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। जनता ये डिबेट देख रही है, किस प्रकार से ऑपोजिशन का फ्रस्ट्रेशन है। हमें शांत रह के जनता का काम करना है। और किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है, मैं 10 सेकंड में खत्म कर दूं। किसी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया है, किसी ने कहा है कि मोदी जी को जनता ने इसलिए वोट नहीं किया है कि वो कांग्रेस से विचार विमर्श। शुक्रिया। मैं सर ये बहस का मुद्दा नहीं है। आज मैं विराम चाहता हूँ। फिलहाल डिबेट फिलहाल इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि जिसमें नंबरों का दम होगा वो कल जीत जाएगा। लेकिन एक प्रक्रिया है, लेकिन लगता है कि मोदी के विरोध में उस प्रक्रिया का भी विरोध हो रहा है। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया और अब वक्त है अगले शो का। चलते हैं बैठक के लिए सुमित के पास।